मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है उसका व्यवहार। जितने आप लोक व्यवहार में निपुण होंगे, उतने ही आप जीवन में सफल होते जाएंगे। श्री सिन्हा ने अपनी इस कसट जीतिए आप भी दूसरों का दिल में बड़ी ही खूबसूरती से ये बताया है कि किस तरह कुंठा, द्वेष, ईर्ष्या आदि बुराइयों से मुक्त होकर आप अपने व्यवहार में सहज हो, दूसरों का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री सिन्हा के विचार, जीतिए आप भी दूसरों का दिल। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य सिन्हा आज इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां एक दूसरे के साथ हैं और आज का हमारा चर्चा का विषय है जीतिए आप भी दूसरों का दिल, और इसी से जुड़ा है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी भूमिका निभाता है जो बेजोड़ है, अनोखी है और चमत्कारिक है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और चाहता है आसमान की ऊंचाइयों को छूना। वो चाहता है कि सारी दुनिया में उसके अस्तित्व को जाना जाए, माना जाए और स्वीकारा जाए। पर क्या ये इतना आसान है? मैं कहूंगा हां दोस्तों, ये बहुत आसान है। इतना आसान कि आपको स्वयं भी जानकर अचंभा होगा। पर एक चीज जो इस सफलता के लिए, इस ऊंचाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपके जीवन में आपके आसपास के लोगों और आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले लोगों से आपका पारस्परिक व्यवहार, जिसे हम लोक व्यवहार भी कह सकते हैं। ये आपका व्यवहार ही है जो आपको लोगों का प्रिय और चहेता बना देता है, और यही व्यवहार ही आपके प्रति लोगों में एक अलगाव और उदासीनता का भाव भर देता है और आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या नितांत अकेले होकर आप जीवन जी सकते हैं? मानव सभ्यता की शुरुआत ही सामूहिकता की आवश्यकता और भावना से हुई है। कल्पना कीजिए जरा आदिकाल की, मानव और पशु सिर्फ और कुछ नहीं। जिसकी शक्ति अधिक होती थी वही दूसरे पर विजय हासिल कर लेता था। यदि मानव कमजोर हुआ तो पशु का ग्रास बना, और यदि पशु हल्का पड़ा तो मानव ने उसे अपना भोज्य बनाया। जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, येन केन प्रकारेण, यानी किसी भी तरह अपना पेट भरना। धीरे धीरे मानव ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कुछ नई स्थितियों का निर्माण किया। अब शरीर की शक्ति के अलावा उसने मस्तिष्क की शक्ति का भी प्रयोग करना शुरू किया। उसने मान लिया कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे एक प्रतिस्पर्धा यानी एक कंपटीशन में जीना होगा, और यह भी कि वो अकेला नहीं जी सकता। मानव ने धीरे धीरे हथियारों की रचना की, अग्नि की खोज की, रहने के लिए अधिक सुरक्षित आश्रय की खोज की, और धीरे धीरे वो पशु से श्रेष्ठतर होता गया। अब उसके भीतर एक भावना जागी, सामूहिकता की, और उसने अकेले की बजाय समूह में रहना शुरू किया। वो जान चुका था कि समूह की शक्ति ही उसका विकास कर सकती है। धीरे धीरे उसने दूसरों के विषय में भी सोचना शुरू किया। पारस्परिक मेल मिलाप की इस प्रक्रिया के मूल में
भावना थी सुरक्षा की, जिसे मानव ने पहचान लिया था और उसे महसूस कर लिया था। इसी सामूहिकता ने जन्म दिया समाज को। समाज एक शब्द मात्र नहीं है, एक भाव है, विचार है, व्यक्ति के जीवन को निरंतर एक सकारात्मक दिशा देने के लिए। और यही समाज की भावना जब मानव के भीतर पैदा हुई तो कुछ बंधनों ने भी जन्म लिया। सबसे पहले मानव को अपनी खुली आजादी का त्याग करना पड़ा। उसे यह सोचना पड़ा कि अस्तित्व सिर्फ उसी का नहीं है, दूसरों का भी है, और यह एक पारस्परिक प्रक्रिया है। यदि दूसरों का साथ चाहिए तो उनका भी साथ देना पड़ेगा, फिर वो चाहे सुख हो अथवा दुख, जीवन हो या मृत्यु, सभी में एक पारस्परिक साझेदारी का भाव उसके मन में पैदा हो चुका था। इसी सामाजिकता के भाव ने मानव को प्रेरित किया और अपनी बुद्धि और बल के बूते पर मानव सभ्यता का विकास होता ही चला गया और आज भी निरंतर जारी है। दार्शनिकों ने मानव की परिभाषा कुछ इस तरह की है: प्राणित्व जमा विवेक बराबर मनुष्य, या अंग्रेजी में कहें तो एनिमैलिटी प्लस रैशनैलिटी इज इक्वल टू मैन। यहां यह सिद्ध हो जाता है कि प्राणित्व यानी कि एनिमैलिटी तो इस ब्रह्मांड के सभी जीवों में है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हिंसक हो या अहिंसक, मांसाहारी हो या शाकाहारी, पशु हो या मानव, सभी में। पर जो चीज मानव की पशु पर श्रेष्ठता सिद्ध करती है वो है रैशनैलिटी यानी विवेक। विवेक यानी कि सही या गलत क्या है, इसकी समझ का मादा, और यही सही गलत, उचित अनुचित का भेद कर पाने की क्षमता मानव को पशु से अलग करती है। मानव संबंधों के बारे में सोच सकता है, विश्लेषण कर सकता है, तार्किक निर्णय कर सकता है। वो ये जानता है कि ये मां है, ये भाई है, ये दोस्त है, ये बेटा है, बेटी है, बाप है। वो समाज और विश्व में अपनी भूमिका, अपने योगदान का निर्धारण कर सकता है, क्योंकि उसने व्यवहार करना सीख लिया है। आप लोक व्यवहार में जितने कुशल और निपुण होंगे, उतने ही आप जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति सहज और आसान भाव से बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जितने आप दूसरों के प्रति चिंतित, सच्चे और ईमानदार रहेंगे, उतना ही दूसरे भी आपके प्रति होंगे। और अगर आप दूसरों के हितों के प्रति उदासीन, ईर्ष्यालु और लापरवाह होंगे, आपको भी बदले में अपने प्रति वही उदासीनता, ईर्ष्या और लापरवाही मिलेगी। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे ही ईर्ष्या, द्वेष, बैर, कुंठा आदि जैसी बुराइयों ने भी उसे घेरना शुरू किया। पर हम ऊपर कह चुके हैं कि मनुष्य पशु से बेहतर और श्रेष्ठ इसीलिए है कि प्रकृति ने उसे विवेक भी दिया है। और यही विवेक जब हम इस्तेमाल करें तो क्या यह असंभव है कि क्या सही है क्या गलत हम इसका निर्णय न कर पाए? हम कर सकते हैं। शर्त यही है कि हम ईमानदारी से विश्लेषण करना सीखें और निष्कर्षों को सहजता से स्वीकारना सीखें। अब सवाल यह उठता है कि हम लोक व्यवहार सीखें कैसे? लोक व्यवहार के बिंदुओं पर विस्तार से गहराई में जाने से पहले हमें यह स्वीकारना होगा कि आज का युग व्यापार व्यवसाय का युग है।
हम जिन बातों पर आज विचार करेंगे उनको अगर जीवन में उतारा जाए तो किसी भी व्यवसाय में सफलता आपके कदम चूमेगी ही। इन बिंदुओं को अपने जीवन में उतारकर किसी भी व्यापार या व्यवसाय में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाएंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है अपने प्रति ईमानदारी। जितना आप अपनी कमियों, त्रुटियों, बुराइयों के बारे में जानेंगे उतना ही आपकी विशेषताएं, भलाइयां और आपके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आएंगे। ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है, कुछ मिटकर कुछ बनने की। और अगर मिटना ही है तो नकारात्मकता ही क्यों ना मिटे, क्योंकि अगर भलाई मिटेगी तभी बुराई पनपेगी और भलाई तभी पनपेगी जब बुराई मिटेगी। ये एक सतत प्रक्रिया है। फैसला हमें करना है कि हमें किसे मिटाना है कि हमारे व्यक्तित्व पर कभी कोई उंगली ना उठे। अगर आप हमेशा हर बात में झूठ बोलते हैं और कोई आपको कुछ कहता भी नहीं है, इससे आप ये समझने लगते हैं कि आपने सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ बना दिया है, मगर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। अगर सामने वाला ये समझ गया है कि आपने झूठ बोला है और फिर भी वो चुप रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चुप रहकर स्वयं बेवकूफ नहीं बना है, बल्कि चुप रहकर उसने आपको बेवकूफ बना दिया है, क्योंकि उसने अपने चेहरे के हाव भाव से आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि उसने आपका झूठ पकड़ लिया है और आप उसकी नजरों में गिर गए हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। बेईमान और झूठा व्यक्ति यदि ये समझता है कि झूठ बोलकर वो हर एक क्षेत्र में सफलता पालेगा, तो उसकी ये एक भूल है। झूठ और बेईमानी के बलबूते पर दूसरों को वो सिर्फ धोखा दे सकता है, मगर उसे कामयाब नहीं कहा जा सकता। वो एक प्रकार का धोखा है जो वो स्वयं को ही दे रहा होता है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का अपना एक अलग मूल्य है। व्यापार हो या फिर जीवन का कोई दूसरा पहलू, आपके व्यवहार में सबसे पहले आपकी ईमानदारी और सच्चाई देखी जाएगी। इतिहास भी गवाह है कि सच्चाई की ही सदा जीत हुई है। संसार में सच्चे और ईमानदार व्यापारियों की हमेशा सराहना और मांग रही है। वो लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें लोग सच्चा और ईमानदार समझते हैं। ये बात भी ठीक है कि कुछ लोग बेईमानी और चालाकी से कामयाब हो जाते हैं, परंतु उनकी कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। झूठे और बेईमान व्यक्ति कई बार अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार सच का सामना करना पड़ता है और सच का सामना करते ही वो शर्मिंदा हो जाते हैं। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा, बेईमान आदमी है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, या वो कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि वो लेन देन में ठीक नहीं है। और हां, जो इंसान सच्चा और ईमानदार नहीं होता उसमें आत्मविश्वास भी नहीं हो सकता, क्योंकि झूठों और बेईमानों में आत्मविश्वास होता ही नहीं। वहीं सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। सभी लोग उनकी पर्सनैलिटी
स्वभाव, सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर चुंबक की तरह उनकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है और हर कोई इनके नजदीक आना चाहता है और उनसे व्यवहार करना पसंद करता है। ऐसे लोगों के मित्रों की कोई सीमा नहीं होती। लोग इन्हें अपना लीडर मानकर इनकी बातें मानने लगते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलें, जो आपकी सफलता के लिए भी बहुत जरूरी है। वास्तव में सफलता कभी भी भाग्य या दुर्भाग्य से नहीं मिलती। सफलता पाने का एक कारण व्यक्ति का अच्छा स्वभाव भी है, उसका व्यवहार, उसका बातचीत करने का ढंग, जिससे वो हर एक को प्रभावित कर देता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार और मेहनती है परंतु उसका स्वभाव गुस्सैल और अक्खड़ है, तो उसके बड़े से बड़े गुण भी बेकार हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने गुस्सैल और अक्खड़ स्वभाव के कारण अपने बनते काम भी बिगाड़ लेते हैं। फिर कहते हैं कि क्या करूं, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, मैं बदल नहीं सकता। जबकि मानव स्वभाव कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसकी कोई शक्ल नहीं होती। जरूरत है तो सही रूप देने की। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका स्वभाव बदला नहीं जा सके। हां, थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। लोक व्यवहार के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत है मानव स्वभाव का ज्ञान। यह एक स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति, क्योंकि एक वैयक्तिक इकाई होता है, एक इंडिविजुअल होता है, इसलिए उसकी सोच भी नितांत वैयक्तिक ही होती है। मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्ति ही ये रही है आदिकाल से। ये एक ऐसा सच है कि यदि आप इसे समझ लें तो आपको दूसरों से व्यवहार कुशलता में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के विचार, उसकी सोच आपके विचारों और सोच से नहीं मिलती, तो भी आपको इस तरह व्यवहार करना है कि वो व्यक्ति आपके महत्व को समझे और अपने लिए आपकी जरूरत को समझते हुए अपने व्यवहार को उसी के अनुरूप ढाले। हो सकता है बहुत से बिंदु ऐसे हों जहां उसकी सोच आपकी सोच से बिल्कुल उल्टी हो, पर आपको शुरुआत कुछ ऐसे करनी चाहिए। देखिए, मुझे मालूम है कि मेरे और आपके विचार बहुत से मामलों में एक जैसे हैं। शायद बहुत ही कम मामले ऐसे होंगे जिन पर मेरे विचार आपके विचारों से भिन्न हों। क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम और आप बैठकर वो बिंदु तलाश कर लें जिन पर हमारे मतभेद हैं और फिर उन्हें दूर कर लें? दोस्तों, ये ऐसा तरीका है कि सामने वाला निश्चित ही ये एहसास करेगा कि उसे आपसे बातचीत करनी चाहिए। साथ ही बहुत संभव है कि जिन मुद्दों पर वो आपसे असहमत है, उन मुद्दों पर अपने अड़ियलपन को स्वीकार कर ले और आपके बीच सभी मतभेद सुलझ जाएं और एक अच्छे सार्थक संबंध की शुरुआत हो जाए। और इसके उलट अगर आपका रवैया भी अड़ियलपन का है तो क्या हासिल होगा? सिर्फ दोस्ताना और विनम्र स्वभाव से ही आप किसी दूसरे को अपना बना सकते हैं। शक्ति और अड़ियलपन से किसी को भी अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
जब आप दूसरों के साथ व्यवहार में होते हैं तो निश्चित रूप से ही दो भिन्न दृष्टिकोणों और सोच का एक दूसरे से टकराव होता है। ये सोच भिन्न भी हो सकती है और एक मत भी, पर जो चीज सबसे अधिक महत्व रखती है वो है सामने वाले की सोच और उसके दृष्टिकोण को समझना। एक बहुत सीधी सी बात है, आप किसी व्यक्ति के पास कोई अपेक्षा लेकर जाते हैं। मान लीजिए यह अपेक्षा धन की है। आपको पता है कि उसके पास धन है, उसकी जेब में रखे रुपए आपको नजर आ रहे हैं, पर वो आदमी विनम्रता से आपको मना कर देता है। अब आपको बुरा लगता है और भीतर से आप उस आदमी के विरुद्ध हो जाते हैं। पर क्या यह ठीक है? क्या आपको पता है कि उसकी जेब में होते हुए भी उसने आपको पैसा क्यों नहीं दिया? नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ अपने नजरिए से सोचा है। आप मांगने वाले थे और वो देने वाला, जिसने नहीं दिया। अब आप जरा खुद को देने वाले की स्थिति में रखिए और सामने वाले को अपनी स्थिति में। अब उसके मांगने पर आप सोचते हैं, अरे मेरी जेब में पैसे तो हैं, पर ये तो मेरा पार्टनर मुझे दे गया था बैंक की किस्त जमा करने के लिए। अगर मैं इसे दे देता हूं तो एक तो वैसे अनैतिक है कि पैसा मेरा नहीं है, दूसरे बैंक के किस्त जमा ना होने पर बैंक पार्टनर पर दावा ठोक देगा। सारी स्थितियों को तोलकर आप उसे पैसा देने से मना कर देते हैं। दरअसल हम किसी भी बात को सिर्फ अपनी जरूरत और अपने नजरिए से देखने के आदी हैं। हम कभी इस तरह नहीं सोचते कि अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या करता। जब भी हम इस तरह से सोचने लगते हैं और चीजों और घटनाओं को दूसरों के दृष्टिकोण से भी देखना सीख लेते हैं तो निश्चित ही बहुत सी समस्याएं, बहुत से तनाव हल्के पड़ने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप दूसरे के नजरिए को भी समझना सीखें। हेनरी फोर्ड का कहना है, अगर सफलता का कोई रहस्य है तो यह है कि हम में ये क्षमता हो कि हम सामने वाले का नजरिया समझ सकें और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें। हमने ये तो जान लिया दोस्तों कि हमें दूसरों के नजरिए से सोचना भी सीखना चाहिए। अब हमारा अगला कदम क्या हो कि दूसरों को हम प्रभावित कर सकें, उन्हें और अपना मुरीद बना सकें। यह बात बार बार सिद्ध हुई है कि व्यक्ति सबसे अधिक अपने बारे में सोचता है, अपनी स्वीकृति चाहता है, यहां तक कि अपनी पत्नी और बच्चों से बातें करते हुए भी उसके मन में कहीं अपने आप को मनवाने की प्रवृत्ति होती है। जब भी लोक व्यवहार के क्षेत्र में आप आते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप लोगों से इस प्रकार बातें करें कि उन्हें लगे आप उनके विषय में सोचते हैं, उन्हें लेकर एक चिंता आपके मन में है। इसका सबसे सरल साधन है, जब आप लोगों से बात शुरू करें तो उनकी रुचि के जो विषय हो सकते हैं उन्हें जानें और उन पर बातें करें। उससे दोनों ही पक्षों को लाभ होगा। किसी व्यक्ति को क्रिकेट अच्छा लगता है और आप एक जर्नलिस्ट या लेखक हैं। आपको अपने लेख उस व्यक्ति को पढ़ने को देने हैं। आप सीधे जाकर क्या ये कहेंगे, लीजिए मैंने ये लेख लिखा है, पढ़ लीजिए? क्या आपको लगता है कि इस तरह
आप उसे लेख पढ़वा पाएंगे? असल में तो होगा ये कि वो आपके जाने के बाद उसे डस्टबिन में डाल दे, और हो सकता है आपके सामने ही फाड़कर फेंक भी दे। तो क्या किया जाए? सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले उससे उसकी रुचि के बारे में बात करें। आप स्वयं बताएं कि क्रिकेट कितना बढ़िया खेल है, क्रिकेट के खिलाड़ी किस तरह आज की तारीख में स्टारों का दर्जा पाते हैं, क्रिकेट ने देश का नाम खेल जगत में कितना ऊंचा किया है। क्रिकेट खेलने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और आप अपने बच्चे को भी भविष्य में क्रिकेट के मैदान पर देखना चाहते हैं। अब आप उससे कह सकते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं या आप एक लेखक हैं और आपने कुछ लिखा है। क्या वो पढ़ना पसंद करेंगे? निश्चित ही वो व्यक्ति आपके लेखों को पढ़ेगा, क्योंकि आपने उसकी रुचि की बात की, उसके भीतरी अहम को शांत किया। अब वो निश्चित ही आपका दिल भी रखेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों को लाभ पहुंचता है। किसी विद्वान ने कहा भी है, जो व्यक्ति दूसरों में दिलचस्पी नहीं लेता उसे जीवन में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये एक 100% की बात है। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें दुनिया भर के लोग दिलचस्पी दिखाएं। इससे उसे अपने महत्वपूर्ण होने का, कुछ होने का आभास होता है और उसका अहम संतुष्ट होता रहता है। पर क्या वो स्वयं भी दूसरों के विषय में उतने ही दिलचस्पी लेता है? शायद नहीं। आपने श्री सूर्या सिन्हा की कैसेट जीतिए आप भी दूसरों का दिल के भाग 1 की साइड A को सुना। अब आप श्री सूर्या सिन्हा की कैसेट जीतिए आप भी दूसरों का दिल के भाग 1 की साइड B सुन रहे हैं। व्यवहार एक दुतरफा प्रक्रिया है। जब आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीख जाते हैं तो आपको यह भी सीख लेना चाहिए कि आप दूसरों में दिलचस्पी लें और सच्ची दिलचस्पी लें। अगर आप सच्ची दिलचस्पी लेंगे तो सामने वाले को इस बात का इल्म होगा कि आप उसके बारे में सोचते हैं, उससे जुड़े हैं। फिर उसका मानव मन भी इस बात के लिए तैयार होगा कि वो आप में दिलचस्पी ले। ये सहज मानव स्वभाव है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा होने का एहसास ना कराएं और ना ही ऐसा माने। इससे किसी का भी स्वाभिमान आहत होता है, क्योंकि जीवन में पता नहीं कब कौन आपके काम आ जाए। कभी कभी जिसे आप छोटा समझते हैं वो इतना बड़ा काम कर जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यूं भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कबीर के दोहे की पंक्ति भी है, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। यानी जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुनें और आपकी इज्जत करें? आप जहां कहीं भी जाएं वहां पर आपका सम्मान के साथ स्वागत किया जाए। राह में चलें तो लोग आपको नमस्कार किया करें। मगर क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि इन सब चीजों को पाने के लिए आप हकदार हैं भी या नहीं?
क्या आप दूसरों के साथ ऐसे पेश आते हैं और उनका सम्मान करते हैं जैसा कि आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें? किसी ने ठीक ही कहा है, जो चीज आप लोगों से पाना चाहते हैं, पहले वो चीज आप समाज को दें। इसलिए कभी भूले से भी दूसरों को छोटा और तुच्छ ना समझें। आप जिस घर में रहते हैं उसे भी छोटे छोटे मजदूरों ने ही बनाया है। आपके दौलतमंद दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स वो काम नहीं कर सकते जो वो छोटे छोटे मजदूर कर सकते हैं। इसलिए आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिन्हें आप छोटा और तुच्छ समझते हैं, आपको उनकी भी जरूरत है। जो व्यक्ति अपने आप को आपसे कम अकल, कमजोर, छोटा और कम योग्य समझता है, उसे आप पूरे सम्मान के साथ बिठाएं और उसका हौसला बढ़ाएं और कोशिश करें कि उसकी सभी कमजोरियां और कमियां दूर कर सकें। आप देखेंगे कि आपसे हौसला और सहानुभूति पाकर वो आपका सेवक बन गया है। आप उसके लिए एक आदर्श बन गए हैं। आपकी जरूरत के वक्त वो दिन रात तैयार रहेगा। सैकड़ों की भीड़ में भी वो आपकी तारीफ करेगा, जिससे समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। और अगर आप उसे तुच्छ और छोटा समझेंगे तो वही आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है और आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप अपने परिवार में मुख्य हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों, खासकर परिवार के बच्चों के साथ सम्मान से पेश आएं। आप देखेंगे कि परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्यार और सद्भावना बढ़ने लगी है, जिसमें कोई दबाव और दिखावा नहीं होगा, बल्कि दिल से उभरा हुआ प्यार और सम्मान होगा। इसी तरह यदि आप एक व्यापारी हैं तो अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आएं। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो अपने सहकर्मियों और निम्न पद वाले कर्मियों से सम्मान से पेश आएं। और यदि आप किसी स्कूल में टीचर या किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो छात्रों के साथ सही ढंग से पेश आएं। और यदि आप प्रिंसिपल हैं तो टीचर्स के साथ सम्मान से पेश आएं। ये आप कभी ना भूलें कि दूसरों को सम्मान देकर आप अपने आप को ही सम्मान दे रहे हैं और दूसरों का दिल जीत रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य में एक जन्मजात कमी होती है। इसे मूल प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है। वो ये कि दूसरे की बुराई पर निंदा में उसे एक अजीब सा सुख मिलता है। पर क्या दूसरे की बुराई करने से, उनकी शिकायत करने से या निंदा करने से आप किसी को अपना बना सकते हैं? नहीं ना? जी, ये बिल्कुल सही बात है। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, अगर उसी के सामने कर रहे हैं, तब तो ये निश्चित जानिए कि उस आदमी से हमेशा के लिए आप अपने संबंधों के बिखरने की शुरुआत कर रहे हैं। और यदि आप किसी और के सामने किसी तीसरे की बुराई या शिकायत करते हैं तो उस सीमा तक तो उस आदमी को भी अच्छा लगता है जहां तक आप उसके लिए आनंद का साधन हैं। उसके बाद वो भी आपसे बचने लगता है,
ये एक सर्वमान्य सत्य है कि जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। कारण क्या है कि आलोचना या निंदा से मनोबल गिरता है, और जब आप किसी का मनोबल गिराने जैसा अपराध कर रहे होते हैं, तो क्या आप ये आशा रख सकते हैं कि वो आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करेगा? कतई नहीं। वो उससे भी अधिक गुणात्मक रूप से आपका मनोबल गिराने का अवसर ढूंढेगा। दरअसल महत्वपूर्ण बनना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूलभूत आकांक्षा रही है, और शुरुआत में जिस मानव सभ्यता के विकास की हमने बात की है, यह संभव ना होता अगर हमारे पूर्वजों में भी कुछ अलग और महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा ने सिर ना उठाया होता। समझदार लोग चापलूसी पसंद नहीं करते, वे सीधी साधी बात पसंद करते हैं, चाहे वो बात मीठी हो या कड़वी। और ये एक विशिष्ट गुण भी है। पर कितने लोग ऐसे हैं, उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं। मगर समाज में बहुमत ऐसे लोगों का नहीं है, बल्कि हमारा आपका सामना ज्यादातर उन लोगों से होता है जो भावनात्मक होते हैं। उनका अपना महत्वपूर्ण होने का एहसास कभी कभी पागलपन की सीमा को भी छूने लगता है। इसलिए बुराई, निंदा, शिकायत, आलोचना की बजाय हमें लोगों का उत्साह बढ़ाने की कला आनी चाहिए। इसी दिशा में ये एक अचूक मंत्र है कि दूसरों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारना कहीं ज्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों, अक्सर होता यह है कि हम अपने भीतर कभी झांक कर नहीं देखते और दूसरों की अच्छाइयों बुराइयों में खोए रहकर ही जिंदगी गुजार देते हैं। दूसरों का दिल जीतने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले अपने गुण दोषों को देखें। इसके लिए एक काम किया जा सकता है, वो ये कि हम एक डायरी लें और उसमें 2 अलग अलग वर्ग बना लें, अच्छे लोग और बुरे लोग। पहले अच्छे लोग, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके लिस्ट और उनकी एक एक की अच्छाइयां उसमें नोट करें। वो अच्छाइयां जो आपको पसंद हैं। अब आप ये देखिए कि दूसरों की वो अच्छाइयां जो आपको पसंद हैं, आपके भीतर हैं या नहीं। आप पाएंगे कि कुछ अच्छाइयां आप में हैं और कुछ नहीं है। अब दूसरों की वो अच्छाइयां जो आप में नहीं हैं, उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करें। दूसरी ओर आप बुरे लोग वाले वर्ग में वो तमाम बुराइयां एक एक कर नोट करें जो आपको उनमें नजर आती हैं। आप खुद को टटोलें और उस एक एक बुराई की कसौटी पर खुद को तौलें। आप पाएंगे कि जिन बुराइयों के कारण आपको वो लोग पसंद नहीं हैं, वो अधिकांश बुराइयां तो आप में स्वयं में हैं। और अगर आप जान चुके हैं कि आप में वो बुराइयां हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो बहुत मुश्किल नहीं है कि आप पहले खुद अपने आप में से उन बुराइयों को दूर करें। इस तरह जब आप लोगों की अच्छाइयों को ग्रहण कर पाएंगे और अपनी बुराइयों को दूर करने की क्षमता खुद में पैदा कर पाएंगे, तो आपको दूसरों को प्रभावित करने
और उनका दिल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरों का दिल जीतने के इस क्रम में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि तारीफ क्या है। दरअसल अधिकांश स्थितियों में हम तारीफ का अर्थ उन शब्दों, भावों और वाक्यांशों से लेते हैं जो किसी दूसरे को अच्छे और भले लगते हैं। पर यह जानना भी जरूरी है कि जिस व्यक्ति के प्रति हम ये प्रदर्शित करते हैं वो उसके योग्य है भी या नहीं। कोई व्यक्ति अगर किसी सड़क चलते आदमी को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बिना अंधाधुंध लात, घूंसों, डंडों से पिटाई करके भाग जाता है तो आप उससे मिलने पर क्या ये कहेंगे, वाह क्या फुर्ती है आप में और क्या ताकत है आपके शरीर में, आपने जिस आदमी को मारा वो 3 महीने तक अपने पैरों पर चल भी नहीं सकेगा, वाह वाह क्या साहस है आपका। अगर इस तरह आप उस आदमी से कह रहे हैं तो आप एक नकारात्मक भाव को पनपने का अवसर दे रहे हैं। ये तमाम शब्द उसे भले अवश्य लगेंगे पर यह प्रशंसा नहीं है। यही शब्द इन्हीं परिस्थितियों में प्रशंसा के शब्द होते, सच्ची तारीफ होते। अगर पिटने वाला आदमी किसी महिला की चैन या बैग छीनकर भाग रहा होता या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता और तब उसे ये सबक सिखाया जाता, तब ये ही शब्द उसी आदमी के लिए प्रशंसा के शब्द होते, क्योंकि यहां ये शक्ति प्रदर्शन, साहस, फुर्ती सभी कुछ एक सकारात्मक कारण के लिए उपयोग किए गए हैं। इसलिए लोक व्यवहार में हमेशा यह ध्यान रखें कि आप किसी आदमी की सच्ची तारीफ करें यदि वो डिजर्व करता है, न कि बिला वजह उसकी शान में कसीदे पड़े जाएं। इससे वो आदमी तो अपनी चापलूसी से खुश हो सकता है पर काफी लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। अतः ये जरूरी है कि आप प्रशंसा और चापलूसी में फर्क महसूस करें और प्रशंसा के सही अवसर और स्थिति को भी पहचानें। जब आप दूसरों का दिल जीतने की बात करते हैं तो इस एक बात को आप गांठ बांध लें कि अपने पूरे व्यवहार में आपको दूसरे की महत्ता स्थापित करनी है और स्वयं को कहीं पार्श्व में रखना है। इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने प्रति मोह से मुक्ति पाएं और इस तरह से बात न करें, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा वो काम ऐसा था, मैंने ये निर्णय लिया है, मेरी ये इच्छा है, या मेरे हिसाब से ये काम इस तरह से होना चाहिए। इसकी जगह आप दूसरे आदमी से बात इस तरह से शुरू करें, आपका अपना नजरिया क्या है, क्या क्या मानना है आपका, आपका काम कैसा चल रहा है, क्या आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है, आपने एक फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई थी, आदि आदि। कहने का अर्थ है कि जब आप सिर्फ अपने ही बारे में बातें करते हैं तो किसी भी व्यक्ति की दिलचस्पी आप में अधिक देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि हर आदमी अपने बारे में सोचना या सुनना चाहता है। जब आप मेरे लिए, मेरा, मैंने, मुझे जैसे शब्दों का प्रयोग बंद कर आप, आपने, आपको, आपका आदि से बात शुरू करेंगे और उस पर जमे रहेंगे तो सामने वाला निश्चित ही
फिर आपसे आपके बारे में पूछेगा। सामने वाले को आपके बारे में बात करने, बोलने का मौका दीजिए, बजाय इसके कि आप स्वयं अपना राग अलापें और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शब्द को अपने मस्तिष्क में बिठा लें, और वो है आप, न कि मैं। फिर देखिए लोग कैसे आपके प्रति लगाव प्रदर्शित करते हैं। कारण यह है कि जब आप अपने बारे में बोल रहे होते हैं तो एक तरह से सामने वाले को उसके महत्वहीन होने का आभास करा रहे होते हैं, जो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। दूसरों के दिल जीतने के लिए आपके व्यवहार में एक और गुण का होना भी आवश्यक है, और वो है दूसरों से सहमति। दरअसल किसी से असहमत होना तो बहुत आसान है, पर सहमति की कला सीखना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने भीतरी अहंकार और अभिमान को मारना पड़ता है। बड़ा कठिन है ये, पर असंभव नहीं। जब आप अपने अहंकार को मार लेते हैं या मारना शुरू करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि आप दूसरों से सहमति जताना सीखें कैसे। तो सबसे पहले तो आप अपने मन में यह ठान लें कि आपको किसी भी सूरत में बहस नहीं करनी है, क्योंकि बहस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर पक्ष अपने बचाव में जिद्दी बना रहता है और इसका कोई नतीजा कभी नहीं निकलता। आपको पता भी है कि आप सही हैं, फिर भी निश्चित रूप से बहस से बचें। इससे आप एक विवादित स्थिति से स्वयं को दूर रख पाएंगे। अब जो दूसरा चरण है वो ये कि आप अपने भीतर से पहले खुद को इतना तैयार कर लें कि अगर जरूरत पड़े और आप गलत हों तो उसे खुले दिल से स्वीकार कर सकें। आमतौर पर होता यह है कि अपने गलत होने पर भी आदमी अड़ता है, बहाने बनाता है, झूठ बोलता है और इस तरह वो अपने मन पर भारी बोझ लिए रहता है। पर अगर आप स्वीकार कर लें, और वो भी खुले तौर पर, कि आप गलत हैं, तो होगा ये कि लोग आपको स्वीकार करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी बातों का अपना एक महत्व होगा। दरअसल जब आप कहते हैं मेरी गलती है, मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, तो आप दो स्तरों पर रचनात्मक रूप से सक्रिय होते हैं। एक तो आप बड़प्पन की ओर बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अपनी गलती के लिए खेद जताना बड़े आदमी के ही बस की बात है, और आगे गलती से बचने की सोच को जन्म दे रहे होते हैं। दूसरी ओर औरों के लिए भी एक मिसाल पेश कर रहे होते हैं कि वे भी उतने ही विनम्र बन सकें। इन दोनों स्थितियों, बहस से बचने और गलती मानने के लिए खुद को तैयार करने के बाद, अब जब आप व्यवहार रूप में आमने सामने होते हैं तो सबसे पहली मांग आपसे होती है दूसरों से एकमत होने की। आपका अपना एक भिन्न मत और अपनी अलग सोच होती ही है, पर आपको दूसरों के साथ एकमत होने की प्रवृत्ति भी स्वयं में विकसित करनी होगी। विरोध होते हुए भी दूसरों के मत को मान्यता देनी होगी। इसमें
एक परेशानी जरूर आती है कि असहमत होते हुए भी आखिर कब तक आप एक मत होने का प्रयास करते रहेंगे। यह बड़ा मुश्किल काम है, पर यह आपको करना है। जब तक बिल्कुल ही जरूरी ना हो जाए तब तक किसी को यह आभास ना होने दें कि आप उससे असहमत हैं। हां, इसके उलट लोगों को यह बताने का मौका न चूकें कि आप उनसे सहमत हैं। यह सहमति सिर्फ मौन ही ना हो, बल्कि सक्रिय रूप से दिखाई भी देनी चाहिए। लोगों की आंखों में आंखें डालकर, सहमति में सिर हिलाकर, जोश और आत्मविश्वास के साथ उन्हें बताएं कि आप उनसे सहमत हैं। लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। आप पाएंगे कि लोग आपको पहले से कई गुना ज्यादा महत्व देने लगे हैं और आप उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। कारण क्या है कि लोग एक तो अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, सिर्फ उन्हें ही पसंद करते हैं जिनकी सोच और मत उनसे मिलते हों। उन्हें तो कतई पसंद नहीं करते जिनका मत अपनी जगह सही होते हुए भी उनसे अलग हो। दूसरों का दिल जीतने की कला में आगे के सफर में जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें सबसे पहली है दूसरों में इच्छा पैदा करना। किसी विद्वान ने कहा है कि आत्म अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन मानव स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत है। आप दूसरों का दिल जीतने में बिना किसी रुकावट के सफल से सफलतर होते चले जाएंगे। अगर आप दूसरों में प्रबल इच्छा जगा सकें उसके लिए जो आप कराना चाहते हैं, उस इच्छा को उसके गर्व से जोड़कर उसे दिखाना सीखिए। आप अपने बच्चे को ही ले लीजिए। आपका बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं लेता, उसका मन खेलने में अधिक है। दिन रात वो हाथ में रिमोट लिए टेलीविजन के सामने बैठा कार्टून देखता रहता है या अपने और खेल खेलता रहता है। आपकी बात वो बिल्कुल नहीं सुनता। आप देख रहे हैं कि उसकी ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पढ़ाई से उसका मन दूर होता जा रहा है। अब आप अगर उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, तो हो सकता है कि आपके डर से वो किताबें लेकर बैठ जाए, लेकिन क्या उसके मन को आप उसके खेलों से दूर कर पाएंगे? नहीं। तो फिर क्या किया जाए? आप एक काम कर सकते हैं, उसी कार्टून चैनल या किसी अन्य चैनल पर कोई बाल कार्यक्रम की कंपेयरिंग कर रहे किसी बच्चे को उसे दिखाइए, या किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे या किसी सीरियल में काम कर रहे उसके हम उम्र बच्चे को उसे दिखाइए। कहिए कुछ मत। अब आप देखेंगे कि उसमें उन्हीं बच्चों जैसा बनने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चे से पूछें कि क्या वो भी वैसा ही बनना चाहता है। बच्चा तुरंत कंपेयर या अभिनेता बनने की इच्छा प्रकट करेगा, या वो ये भी कह सकता है कि वो किसी बाल कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट होकर जाना चाहता है। अब आप उसे बता सकते हैं कि वो बच्चा जो कंपेयर है, वो बच्चा जो किसी टॉक शो में भाग ले रहा है, या वो बच्चा जो किसी सीरियल में एक्टिंग कर रहा है, इन सभी बच्चों को ये काम करने का मौका तभी मिला है जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। बच्चों से ये काम तभी करवाए जाते हैं जब वे पढ़ें, और तुम तो पढ़ने में मन लगाते नहीं हो। तुम्हें भी अगर ऐसा बनना है तो पहले अपनी पढ़ाई का काम रोज पूरा करो।
अब इस तरह होगा क्या? आपने दरअसल उस बच्चे में पहले तो एक कंपेयर, एक पार्टिसिपेंट, एक अभिनेता बनने की ललक पैदा की। फिर आपने उस ललक को पढ़ाई की शर्त के साथ जोड़ते हुए उस बालक के गर्व से उस लालसा को जोड़ते हुए पढ़ाई की इच्छा को उसके मन में मजबूती से बैठा दिया है। अब आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो अपने खेलों के समय का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करने लगा है, क्योंकि उसके सपने को आपने पढ़ाई की प्रबल इच्छा के साथ जोड़ दिया है। बहुत जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति की तार्किक सोच को समझा जाए और उसके बाद उसी को प्रेरित किया जाए। आपका काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरों का दिल जीतने के क्रम में एक और गुण बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल आपकी पूरी जिंदगी बीत जाती है, फिर भी कभी-कभी आपको लगता है कि आप दूसरों को उतना नहीं समझ पाए जितना आप चाहते थे, क्योंकि अनगिनत स्थितियां हैं, अनगिनत राहें हैं। आपने श्री सूर्या सिन्हा की कैसेट जीतिए आप भी दूसरों का दिल का भाग 1 सुना। यदि इस विषय पर आप और अधिक लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसका भाग 2 अवश्य सुनें।